ऑनलाइन स्टूडेंट सुन पा रहे हैं? देखिए, टोरवाइड में कुछ ज़्यादा कुछ पढ़ना है नहीं, ऐसा नहीं। बस टोरवाइड क्या है, कोई आपका नॉन कंडक्टिंग इस टाइप का सिलेंडर है जो सर्कुलर शेप का है, उसके सरफेस पे हम लोग करंट कैरिंग वायर को बस रैप कर दिए हैं, राइट। तो यहाँ से इन कर रहा है, यहाँ से करंट आउट हो रहा है। और ध्यान से देखिएगा, तो किसी एक रिंग पे कंसंट्रेट कीजिए। बहुत सारे रिंग बना दिए ना करंट कैरिंग वायर का। किसी एक रिंग पे अगर आप कंसंट्रेट करेंगे तो वो उसका सेंटर ऑफ द रिंग रहेगा, है ना। और किसी भी करंट कैरिंग वायर का सेंटर ऑफ द रिंग पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं रहता है, आउटवर्ड नहीं तो इनवर्ड, आउटवर्ड नहीं तो इनवर्ड। तो अगर इस रिंग का कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा, इसके टेंजेंस के अलावा कहाँ रहेगा, ऐसे जाना चाहेगा। इसका मतलब है कि अगर मैं इस रिंग का बिल्कुल सारे सर्कुलर लूप का अगर सेंटर को मिला दें तो इस टाइप का एक हम लोग का एम्पेरियन लूप बना दिया मैंने। क्या बना दिया है, लूप बना दिए हैं। और मेरे डायग्राम में जो भी रहेगा तो यहाँ पे करंट कैरिंग वायर के लिए किसी एक पे अगर कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो जो बी फील्ड का डायरेक्शन है, ध्यान सुनिएगा, जो बी फील्ड का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में मैं घूम जाऊंगा, घूम सकते हैं ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्शन क्या आप लोग निकाल पाएंगे, यही रहेगा ना डायरेक्शन, या तो ऐसे रहेगा बी का, नहीं तो ऐसे रहेगा। जो भी डायरेक्शन रहेगा उसी डायरेक्शन में मैं डीएल लेकर रोटेट करूंगा, खैर ठीक है। तो बी डॉट डीएल, बी डॉट और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस को आप मान लीजिए स्मॉल आर। तो बी डॉट डीएल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई टोटल, आई टोटल, यहाँ तक लिखिए, करेक्ट है। तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे बी फील्ड का मैग्नीट्यूड और यहाँ पे बी फील्ड का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे बी फील्ड का मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा। और हम लोग बी और डीएल, और बी कैसे रहेगा, इस जो एम्पेरियन लूप का टेंजेंट के अलोंग समथिंग लाइक दिस, ऐसे रहेगा बी फील्ड, ठीक है ना। तो बी डीएल मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहेगा, तो बी का मैग्नीट्यूड डीएल का मैग्नीट्यूड cos 0 कर दिया, तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई टोटल। और आई टोटल कैसे निकालेंगे, टोटल करंट इनसाइड द एम्पेरियन लूप। देन हाउ मेनी टोटल करंट इनसाइड द एम्पेरियन लूप। तो एक लूप में, एक सर्कुलर लूप में कितना करंट है, आई है। तो यहां पे नंबर ऑफ टर्न निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्न। तो मान लेते हैं कि n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जैसे सोलेनॉइड का होता था, n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इतना लेंथ में कितना टर्न होगा, और हर टर्न में आई करंट, तो क्या लिख सकते हैं, n इंटू 2 पाई आर, n इंटू वाट, 2 पाई आर, आई इंटू वाट, आई। ये हो गया टोटल आई इंक्लूड, करेक्ट। तो B 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट n 2 पाई आर इंटू आई। 2 पाई आर आपस में कैंसिल, तो B इक्वल टू वाट, म्यू नॉट एन आई। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरवाइड। तो इट इज मोर और लेस इट इज काइंड ऑफ सोलेनॉइड के जैसा, लिख लीजिए। स्मॉल एन कर लीजिएगा, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब कहीं कहीं पे फार्मूला में देखिएगा, ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट, कहीं कहीं पे फार्मूला में देखिएगा कि आपको दिया रहेगा टोटल टर्न्स, क्या दिया रहेगा,
टोटल टर्म्स, तो टोटल टर्म दिया रहेगा, टोटल टर्म के टर्म में डिफरेंशियल रहेगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के टर्म में डिफरेंस फॉर्मूला रहेगा। तो मान लेते हैं कि एन अगर टोटल टर्म्स है तब इसका फार्मूला क्या नजर आएगा, म्यू नॉट एन बाई 2 पाई आर इंटू आई, हाँ या ना। ये क्या रहेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ए फार्मूला और ए फार्मूला डिफरेंट रहेगा या सेम फार्मूला रहेगा, सेम फार्मूला रहेगा। तो इसमें कुछ खास रखा हुआ था ही नहीं। चलिए फिर भी लिख लीजिएगा, अगर प्रॉब्लम आया तो डायरेक्ट फार्मूला पे ही प्रॉब्लम आएगा। इसके बाद क्या शुरू किया जाए, EMI SC एक साथ ख़त्म कर दिया जाए या सेकेंड टर्म का सिलेबस को ख़त्म किया जाए। पढ़ाना तो सब कुछ है, तो आप लोग क्या चाहते हैं 12th क्लास बच्चे। शुभांकर का डिमांड है सेकेंड टर्म का फिनिश कर दीजिए। और किसी का है डिमांड सेकेंड टर्म। स्कूल में सेकेंड टर्म में क्या पढ़ाया जा रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स तो 50% कवर हो गया है। रे ऑप्टिक्स आर के सर ही कवर करेंगे, जो टॉपिक में आधा वो पढ़ा दिए हैं उस पर मैं इन नहीं करूँगा, पहली बात है। वेव ऑप्टिक्स मैं कवर करूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, मॉडर्न फिजिक्स, तो मॉडर्न फिजिक्स और उसके बाद सेमीकंडक्टर, यही है ना आपका सेकंड टर्म। बहुत छोटा सिलेबस है। रे ऑप्टिक्स में सफिशिएंट प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवा देंगे, सिर्फ सेकंड टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मतलब जेई में और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि एक साथ रिवीजन हो जाए, ठीक है। एक्चुअल में एक रिदम बना हुआ था, यहाँ पे इलेक्ट्रोडाइनमिक्स अभी साथ में कवर करते तो सब कुछ आप लोग को याद था, बढ़िया समझ में आकर ख़त्म हो जाता। चलिए एक प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म बी फील्ड है, ये सेमी सर्कुलर करंट है। फाइंड नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क ऑन दिस वायर, फाइंड आउट। और इसको आप एक जिस प्लेन में रखा हुआ है वो मेरा XY प्लेन है। फाइंड आउट नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क।
नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। ये कोई क्लोज लूप नहीं है, इट इज नॉट ए क्लोज लूप, करेक्ट। तो नेट फोर्स के लिए यहाँ अरे यूनिफॉर्म बी फील्ड है, तो नेट फोर्स के लिए क्या था? क्लोज लूप में नेट फोर्स 0 होता था ना। ओह सॉरी, यस नेट फोर्स इज 0, सॉरी। तो इसमें क्या लिखिएगा? क्या फार्मूला क्या था? आई एल क्रॉस बी। तो म्यू नॉट आई एल क्रॉस बी। ये फार्मूला किसके लगाता था जब कांस्टेंट करंट रहता था? करंट क्या था? कांस्टेंट, सॉरी बी कांस्टेंट, और ये क्या रहता था? ये डिस्प्लेसमेंट रहता है, इनिशियल पॉइंट है। तो इसका मतलब है कि हम लोग इसको लेंगे, इसके इक्विवेलेंट क्या लेंगे? इसे मान लेंगे। तो इट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? ए मेरा यहाँ पे आई का एल का काम करेगा, करेक्ट है ना। इसमें करंट क्या मान लेंगे? आई। तो एफ इक्वल टू क्या कीजिएगा? आई एल क्रॉस बी करेंगे तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया? एल और बी के बीच में एंगल 0। दैट्स व्हाई नेट फोर्स क्या हो जाएगा? सॉरी स्टूडेंट, म्यू नॉट अच्छा आई एल क्रॉस बी रहता था ना, आई एल क्रॉस बी, ओके। यहाँ तक आ जाइए। व्हाट अबाउट टॉर्क? सर क्लोज लूप रहता तो सही रहता, राइट। तो डायरेक्टली क्या करते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस बी, बट यहाँ तो क्लोज लूप है नहीं। आप लोग सॉल्व करेंगे या मैं सॉल्व करूँ? देखिए यहाँ पे ए फार्मूला से काम चलेगा। ए फार्मूला पे क्या चाहिए? करंट, जो करंट करेंगे वायर शुड बी क्लोज लूप, राइट। मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ तो क्लोज है नहीं। यहाँ देखिएगा एवरीवन, मान लेते हैं कि यहाँ पे थीटा से डी थीटा एक एलिमेंट लेते हैं। थीटा पे क्या लिए? डी थीटा, करेक्ट। और यहाँ पे मेरा रहा ए डी एल एलिमेंट, करेक्ट। सबसे पहले तो आप ये बताएं, डी एल एलिमेंट कौन सा प्लेन में? एक्स वाई प्लेन डी एल एलिमेंट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सपोज कीजिए कि मेरे पास दो वेक्टर है, बातों को ऐसे समझिए। एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, एकदम शॉर्टकट तरीका। और दोनों वेक्टर व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है। कौन सा प्लेन में है? और व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है
तो ए क्रॉस बी कहाँ रहेगा? परपेंडिकुलर टू द व्हाइट बोर्ड रहेगा ना। ओके, तो आप ये बताएं यहाँ पे इस डीएल पे या इसका एक और तरीका कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, लेकिन वहाँ से गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे निकालने के लिए इस डीएल पे आप डीएफ निकालिए। डीएफ के लिए क्या कीजिएगा स्टूडेंट? आई डी एल क्रॉस बी करेंगे ना, आई डी एल क्रॉस बी, करेक्ट। ये क्या हो गया? इस डीएल पे फोर्स, करेक्ट, और ए डीएल का, तो डीएल का डायरेक्शन नहीं, डीएल का तो करंट का डायरेक्शन समझ में आ गया, बट इसका डायरेक्शन कैसे निकालिएगा? अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस माना जाए और यहाँ पे वाई एक्सिस, तो कैसे मानेंगे? और डीएल का मैग्नीट्यूड भी मैं बता देता हूँ। यहाँ देखिए, डीएल का मैग्नीट्यूड क्या आर डी थीटा लिख सकते हैं? अगर इसका रेडियस आर है तो ट्रिग्नोमेट्री से डीएल का मैग्नीट्यूड इक्वल टू व्हाट? आर डी थीटा। तो डीएल का मैंने मैग्नीट्यूड भी बता दिया। तो क्या डीएल का एक्स कंपोनेंट और डीएल का वाई कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं? हो सकता है ना। और डीएल आपका किस क्वाड्रेंट में है? डीएल फोर्थ क्वाड्रेंट में है, नॉट फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में? अकॉर्डिंग टू माई क्वाड्रेंट सिस्टम फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना। किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हैं, क्वाड्रेंट निकालने के लिए क्या करते हैं तब? तो अगर यहाँ पे ए एंगल, यहाँ देखिए भाई, ए एंगल थीटा है, तो ए एंगल कितना रहेगा? ये 90 है ना, ये स्टूडेंट इसके साथ कितना एंगल है? 90। टेंजेंशियल ले रहे हैं और ए एंगल कितना है? थीटा। ए कितना रहेगा? 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? 90 प्लस थीटा हो जाएगा, 90 प्लस थीटा। तो इसको ऐसे शिफ्ट करके कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं। तो इसका एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट के टर्म में आप ब्रेक करके निकाल सकते हैं, ठीक है। बी का तो डायरेक्शन पता है, बी का डायरेक्शन क्या है? बी आई। बी का डायरेक्शन क्या है? बी आई। तो अगर इसका आपको एक्स कार्टिजियन सिस्टम में एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट ब्रेक कर देंगे तो आपके लिए क्रॉस प्रोडक्ट लेना ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा एवरीवन? चलिए, ए एंगल थीटा है तो इसी वेक्टर को ऐसे बढ़ाइए। ए कितना था? 90 माइनस थीटा ना। तो इस वेक्टर को पैरेलल ऐसे शिफ्ट करते हैं तो ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी क्या रहेगा? 90 माइनस थीटा। तो इस डीएल के लिए आप क्या लिख सकते हैं? डीएल का मैग्नीट्यूड बाद में उसको पुट कर देंगे, कॉस 90 माइनस थीटा आई कैप प्लस डीएल का मैग्नीट्यूड कॉस, ये हो गया 90 माइनस थीटा और ये हो गया 90, 180 माइनस थीटा जे कैप। सही से देखिए, तो मैंने कंपोनेंट ब्रेक कर पाया सही से? भाई क्या प्रॉब्लम है? ये है आपका डीएल, ये कितना है? 90। आपको पता है ना कि मैं एक ही फार्मूला यूज करता हूँ कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए, राइट। तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना रहेगा? इस डीएल का एक्स कंपोनेंट डीएल कॉस 90 माइनस थीटा, इसका बाई कंपोनेंट ए 90 माइनस थीटा क्या रहेगा? 90, 180 माइनस थीटा, करेक्ट है ना। कितना हो जाएगा? डीएल साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस डीएल कॉस थीटा जे कैप। क्या सही है? और डीएल के बदले आप क्या लिख सकते हैं? आर डी थीटा, राइट। डीएल इज द मैग्नीट्यूड, आर डी थीटा साइन थीटा आई कैप और आर डी थीटा कॉस थीटा जे कैप। यहां तक आ जाइएगा, ठीक है। तो आई आर साइन थीटा डी थीटा आई कैप माइनस आर। मेडिकल बच्चे सब एक क्वेश्चन आने का चांस आपके
एग्जाम में कम रहेगा, ठीक है, इसलिए इसको देखकर घबराइएगा नहीं। नेक्स्ट क्लास, एक क्लास में कंप्लीट प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, उसमें मेडिकल का स्टूडेंट को आने का रिक्वायरमेंट नहीं है। जो भी क्लास रहेगा नेक्स्ट क्लास, आर कॉस थीटा डी थीटा, मैं खुद मैसेज कर दूंगा, क्रॉस बी आई। फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? तो आई क्रॉस आई तो जीरो हो जाएगा, और जे क्रॉस आई माइनस के, जे क्रॉस आई क्या, आगे में माइनस है, तो क्या हो जाएगा, आई आर कॉस थीटा डी थीटा ऑफ बी। इसे क्वेश्चन मेंशन कर लीजिएगा, फाइंड द टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द टॉर्क अबाउट, करेक्ट है? चलिए अब यहाँ देखिएगा, टॉर्क अबाउट ओ। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है स्मॉल टॉर्क के लिए? इस पार्ट पे छोटा सा फोर्स डीएल, यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला क्या लिखिएगा, और जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालते हैं उसी पॉइंट्स के अबाउट हम लोग पोजीशन वेक्टर लेते हैं, राइट। इसका मतलब है कि अगर हम लोग को इस सेंटर के अबाउट यहाँ पे टॉर्क लगा, फोर्स कैसे लग रहा है, ऐसे ना, फोर्स कैसे लग रहा है, ऐसे, करेक्ट, और आपका पोजीशन वेक्टर कैसे है, ऐसे है, तो क्या इस पोजीशन वेक्टर के लिए आप लिख सकते हैं आर कॉस थीटा आई प्लस आर साइन थीटा जे, एक्स आई प्लस वाई जे, एक्स आई प्लस वाई जे, एक्स का वैल्यू क्या रहेगा आर कॉस थीटा और वाई का वैल्यू क्या रहेगा आर साइन थीटा, करेक्ट। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं आर क्रॉस डी एफ, टॉर्क लिए क्या होता है आर क्रॉस एफ ना, आर क्रॉस एफ, तो यहाँ पे छोटा सा टॉर्क इस पार्ट पे सिर्फ टॉर्क के लिए, क्योंकि फोर्स क्या लग रहा है डी एफ लग रहा है, तो क्या लिखेंगे आर क्रॉस डी एफ। तो टॉर्क कितना हो जाएगा भाई, आर का वैल्यू पुट कर दीजिए आर कॉस थीटा। आप लोग समझ पाए कि मैंने क्या किया? नहीं, इसका कोऑर्डिनेट यहाँ के रेस्पेक्ट में, यहाँ से जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क, तो यह मेरा ओरिजिन, इसी का टॉर्क निकालना है, तो यहाँ से ही क्या लेंगे पोजीशन वेक्टर लेंगे। किसका पोजीशन वेक्टर? जहाँ पे फोर्स लग रहा था, फोर्स किस पे लग रहा था डीएल पे, राइट। तो डीएल पे फोर्स लग रहा था, तो इसका कोऑर्डिनेट एक्स और वाई रहेगा, और एंगल कितना है थीटा, तो एक्स का वैल्यू आर कॉस थीटा और वाई का वैल्यू आर साइन थीटा। तो कार्टेशियन सिस्टम में हम लोग लिख सकते हैं, तो वैल्यू क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा आई प्लस आर साइन थीटा जे, और क्रॉस डी एफ का वैल्यू कितना है आई बी आर कॉस थीटा डी थीटा के कैप, क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए। इसको हटाया जाए,
कितना हो जाएगा स्टूडेंट? आई क्रॉस के क्या हो जाएगा? माइनस जे। तो जैसे बताइएगा सही से, आई बी आर स्क्वायर लिखते हैं, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, और क्या रहेगा? माइनस जे कैप, अब प्लस जे क्रॉस के कितना हो जाएगा? आई, क्या हो जाएगा? आई बी आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, और क्या रहेगा? आई कैप डी थीटा। चलिए कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे? 0 से पाई। टोटल टॉर्क निकालने के लिए कहाँ से कहाँ तक लिमिट लेंगे? 0 से पाई लेंगे, ठीक है। तो नेट टॉर्क के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ, तो जो भी कांस्टेंट क्वांटिटी है उसको बाहर निकाल लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस जे कैप, अब प्लस आई बी, इसको तो बाहर ही निकाल लिए, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा आई कैप, 0 से पाई, 0 से पाई। और अभी आप लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन पढ़ भी रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन तो कर सकते हैं। देखिए इसका इंटीग्रेशन तो खैर बहुत आसान है। इसका यहाँ के बदले लिख सकते हैं साइन 2 थीटा बाई 2, साइन 2 थीटा बाई 2, और कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन के लिए क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, देन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, ठीक है ना। मुझे लगता है कि इसका इंटीग्रेशन शायद 0 आ जाना चाहिए। कितना था देखिए तो, बोलिए मैंने क्यों बोल दिया? साइन 2 थीटा का पीरियड क्या हो गया? पाई। साइन 2 थीटा का पीरियड कितना हो गया? ऐसे साइन थीटा का पीरियड होता है 2 पाई, करेक्ट। साइन थीटा का पीरियड क्या होता है? 2 पाई ना, करेक्ट। तो साइन 2, इसका मतलब 0 से 2 पाई के बीच में पूरा ग्राफ रहेगा, और साइन 2 थीटा का पीरियड शायद 0 से पाई तक ही रहेगा। कितना तक रहेगा? तो 0 से पाई तक जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू तो 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0। इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा। बाकी तो इस पार्ट का ही तो इंटीग्रेशन बचा, हो जाएगा। इस पार्ट का इंटीग्रेशन कर लीजिएगा।
इसमें लैंग्वेज नहीं बना रहा हूँ, AHC वर्मा का वर्कआउट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 225, पेज नंबर है 225। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये रेल है, रेल समझते हैं ना, लोहे का पैरेलल, और यहाँ पे एक बी फील्ड दिया हुआ है, इनफॉर्म बी फील्ड। डायग्राम बनाइएगा, जो मैं बोल रहा हूँ वही लैंग्वेज है। और यहाँ पे ऐसे कनेक्ट किया हुआ है। ये है, ये जो ऊपर में जो मैंने ड्रॉ किया वो इस पटरी पे स्लाइड कर सकता है, करेक्ट। और यहाँ पे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है, एक सोर्स है जिससे करंट I का फ्लो हो रहा है। और यहाँ पे कांस्टेंट करंट है, मतलब ऐसा सोर्स है जो इसमें कांस्टेंट करंट सप्लाई कर रहा है। उसके पीछे का वजह है कि ये आगे या पीछे होगा तो रेसिस्टेंस वेरी करेगा, इसका भी तो रेसिस्टेंस रहेगा। तो अगर ये इस यहाँ देखिएगा, सर्किट यहाँ से ऐसे क्लोज हो रहा है, राइट। तो आगे या पीछे होगा तो ऑब्वियसली रेसिस्टेंस वेरी करेगा, तो करंट अलग होना चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ पे जानबूझ के बोला हुआ है क्वेश्चन में कि कांस्टेंट करंट सप्लाई कर रहा है, मतलब ये वेरिएबल कुछ बैटरी रहा होगा, वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस का, वेरिएबल ईएमएफ का। और इस तरह से ट्यून किया गया कि इसमें ऑलवेज क्या करंट फ्लो करे, कांस्टेंट करंट। और ये बी का वैल्यू दिया हुआ है, और मान लेते हैं कि मेरा XY प्लेन है, तो उसके अकॉर्डिंग बी क्या रहेगा, बी माइनस के लिखिए, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ दिस वायर। ये मेरा वायर है, इस वायर का मैं बात कर रहा हूँ, वायर, इसका मास दिया हुआ है, एंड रेल, रेल किसको बोल रहे हैं, ये दोनों पटरी को, ठीक है। व्हाट शुड बी द मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वायर एंड रेल सो दैट वायर कैन नॉट स्लाइड ऑन द रेल, so that wire cannot slide on the rail. चलिए यहाँ देखिए स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा, इस पे कौन कौन सा फोर्स, इस वायर पे सिर्फ, तो यहाँ से यहाँ तक फोर्स निकाल सकते हैं। तो फोर्स इक्वल टू क्या लिखिएगा, IL क्रॉस B, राइट। इसका लेंथ अगर L है, करेक्ट, L, और इसका डायरेक्शन किधर देंगे स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू माई कोऑर्डिनेट सिस्टम, माइनस जे अक्रॉस माइनस के, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, जे क्रॉस के I, जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, ILB, I कैप, करेक्ट। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। इस पे फोर्स कौन सा लग रहा है, यहाँ जो ये मैग्नेटिक फोर्स है, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो इस पे कौन कौन सा फोर्स, भाई बातों को समझना है। यहाँ देखिए, ये आपका रेल हो गया, ठीक है ना, और ये वायर हो गया, और ये पटरी दोनों किस प्लेन में है, XY प्लेन में, करेक्ट। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, कौन कौन सा फोर्स, mg किधर लगेगा, नीचे, n किधर लगेगा, ऊपर, और मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ, करेक्ट। तो mg किधर, ऐसा नहीं कि mg मैं इधर दिखा रहा हूँ तो नीचे मान रहे हैं, mg का डायरेक्शन क्या रहेगा, माइनस के कैप तरफ, किधर रहेगा, माइनस के कैप, करेक्ट। इसका मतलब है कि इसका जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये हो गया फोर्स, करेक्ट। तो इसका टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग टुवर्ड्स राइट, रोकेगा कौन, फ्रिक्शन, कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। और वो स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा और यहाँ लगेगा, करेक्ट।
इन दोनों को मिलाकर मैं डायरेक्ट नेट एफ एस लगा दो, एफ एस करेक्ट। और एम जी किधर है स्टूडेंट, और एन डॉट देने का मतलब है कि टुवार्ड्स द प्लेन, डॉट देने का मतलब क्या, टुवार्ड्स द व्हाइट बोर्ड, और एन किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा करेक्ट। चलिए इसमें मोस्ट फेमस फार्मूला, फ्रिक्शन में तो एक ही फार्मूला ही है, एफ एस शुड बी लेस देन इक्वल टू व्हाट, एफ एस मैक्स। ये फार्मूला सब लोग को पता होगा, एफ एस शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ एस मैक्स। और एफ एस का वैल्यू कितना है, एफ ना, एफ एस का वैल्यू क्या है, ये तो बोल सकते हैं ना कि एफ एस इक्वल टू एफ, पहला इक्वेशन, एफ एस इक्वल टू एफ और एन इक्वल टू व्हाट, एम जी। तो एफ एस के बदले क्या एफ रख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू एफ एस मैक्स होता है म्यू इंटू एन, सबको पता होगा। और एफ का वैल्यू कितना, आई एल बी लेस देन इक्वल टू व्हाट, म्यू एम जी। देन म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, आई एल बी बाई एम जी। तो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा या मिनिमम, मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर नॉट स्लाइडिंग, क्या है, मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर नॉट स्लाइडिंग। आई एल बी बाई एम जी। अब इसी में एक और पार्ट है क्वेश्चन का, ये तो आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, जब मैकेनिक्स भी आ गया। डिस्क्राइब द मोशन ऑफ वायर इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिकम्स हाफ ऑफ द वैल्यू एज इन प्रीवियस पार्ट। डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द वायर इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिकम्स व्हाट, हाफ, किसका हाफ, इसका हाफ अगर हो जाए करेक्ट। तो स्टूडेंट अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसका हाफ हो जाएगा तो क्या रुकेगा, ये रुकने के लिए क्या था, ये वैल्यू था मिनिमम वैल्यू राइट, इसका हाफ कर देंगे तो ये रुक नहीं पाएगा, तो क्या होगा, मूव कर जाएगा। अब मूव करेगा इसका मतलब जैसे ही कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसका हाफ करेंगे तो ये वैल्यू बड़ा हो जाएगा फ्रिक्शन से, एफ एस मैक्स से बड़ा हो जाएगा, तो फिर वहाँ पे क्या लगेगा, एफ के, क्या लगना स्टार्ट हो जाएगा, एफ के लगना शुरू हो जाएगा। तब इस पर कौन कौन सा फोर्स रहेगा, बट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हाफ होने से करंट पे कोई फर्क पड़ेगा, तो आपका बी फील्ड बी फोर्स तो उतना ही लगता रहेगा, बट यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, एफ के लगाएंगे करेक्ट। और ज़्यादा फोर्स किधर रहेगा, इधर रहेगा, इधर रहेगा, इस डायरेक्शन में रहेगा, तो क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ के इक्वल टू वाट, मास इंटू एक्सलरेशन। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एल बी, अब माइनस बोलिए म्यू एन और डिवाइड बाई एम, आई एल बी, और म्यू के बदले कितना पुट कर दें, आई एल बी बाई 2 एम जी, एम जी या 2 एम जी, हाफ कर दिए, और एन के बदले क्या रहेगा, एम जी, और डिवाइड बाई व्हाट, एम, एम जी और एम जी आपस में कैंसिल, कितना हो जाएगा एवरीवन, आई एल बी बाई 2 एम। इस एक्सेस से किधर जाएगा, टुवार्ड्स राइट जाएगा, करेक्ट है ना। चलिए अब इसी में कुछ और पूछना रहेगा कि टी टाइम में कितना मूव करेगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत जगह पे मिलते रहेगा। एफ एस है फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और एफ के है फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। बट भाई ड्रॉपर बैच के बच्चे, कम से कम आपसे अभी मैं पढ़ाया नहीं, लेकिन इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एफ एस का मतलब फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और एफ के का मतलब उसका फार्मूला तो एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और नहीं अगर समझ में आया कि एफ एस और एफ के क्या है तो फॉर मोमेंट इसको छोड़ दीजिए आप। बट ये बिल्कुल बिगिनिंग होता है उस चैप्टर का, ठीक है। इसको हटाएं,
पेज नंबर 231 क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन लिख लीजिए। ए वायर कैरिंग ए करंट आई is kept in the xy plane. Along the curve, a wire carrying a current I kept in the xy plane along a curve y equal to a sin 2 pi by lambda into x। एक कोई ग्राफ है, राइट, ये कोई फंक्शन है y वर्सेस x का, तो इस कर्व के अकॉर्डिंग ही वायर को सजाया गया है। ये वायर है, लेकिन वायर को कैसे सजाया गया है? ऐसे सजाया गया है। करेक्ट है? आइए, तो पता होता है ना कि साइन के बाद जो ब्रैकेट में रहता है वो एंगल का काम करता है। डायमेंशनली भी देख रहे हैं। ये लैम्डा क्या है? मीटर है। भी क्या रहेगा? मीटर मीटर आपस में कैंसिल होकर क्या बचेगा? एंगल। यहाँ तक समझ में आ गया? और इसमें कैसा करंट का फ्लो हो रहा है? कांस्टेंट करंट, बट वायर ऐसे सजाया हुआ है। तो क्वेश्चन है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन द पोर्शन ऑफ द वायर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन द पोर्शन ऑफ द वायर x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू लैम्डा। x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू लैम्डा तक। और b का वैल्यू दिया हुआ है, b के कैप। तो b फिल ऐसे है, और ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस। इससे आसान क्वेश्चन लाइफ में नहीं मिलेगा। मैंने इतना भी आसान नहीं बोला था। एक क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को डराने के लिए दिया गया, फिर भी बनाइए, हिम्मत करके बनाइए, 30 सेकंड में बन जाएगा। एक डायलॉग नहीं सुना, जो डर गया हो। यस, ये बिल्कुल नीट के लेवल को डिजर्व करता है। हाँ बोलिए। I 2 पाई, एक किनका आंसर है? आई, आप थोड़ा सा गलती कर दिए सामना। आई आपने सोचा बिल्कुल 100% सही, बट 2 पाई बोलकर गलती कर दिए। आप लोग के साथ क्या समस्या है? थ्योरी भूल क्यों जाते हैं भाई? यहाँ देखिए, एक कांस्टेंट बी फील्ड है ना, कांस्टेंट बी फील्ड के लिए फार्मूला क्या था? कुछ तो बोलना चाहिए सर। कांस्टेंट बी फील्ड के लिए तो फार्मूला आपने आई एल क्रॉस बी पढ़ा दिया। यहाँ पे एल क्या था? एल था डिस्प्लेसमेंट बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो ये सब इतना कर्व देखने का रिक्वायरमेंट है क्या? कर्व देखने का रिक्वायरमेंट है? वहाँ ना कुछ भी नहीं बोलिएगा। इसको इससे ज्वाइन करना था भाई। इसको कहाँ से? ये पॉइंट P है, इसको क्यों मान लीजिए। करेक्ट। और इन सब वायर को भूल जाइए, यही तो सिखाए थे। इन सब वायर को क्या करना है? भूल जाना है। करेक्ट है ना? तो यस, तो एल इक्वल टू क्या रहेगा? यहाँ पे x इक्वल टू 0, x इक्वल टू व्हाट? लैम्डा। तो एल इक्वल लिख सकते हैं लैम्डा आई। अब बोलेंगे ही नहीं।
तब इसमें इतना टाइम ले लिए, आई लैम्डा, इसका कोई मतलब है क्या यहाँ पे? अब जो इसमें एलिमेंट लेकर इंटीग्रेट करना स्टार्ट करेंगे बड़ा हो जाएगा। इतना देर का क्वेश्चन था ही नहीं, ये जानबूझ के स्यूडो प्रेशर क्रिएट किया गया। क्या किया गया है? बस स्यूडो प्रेशर क्रिएट किया गया कि आप सही से थ्योरी को लेकर चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। ठीक है, ऐसे सजा दिए, कैसे भी सजा दें, क्या मतलब है? मुझे तो क्या देखना है, कांस्टेंट बिल्ड फ्रेम, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट? क्या गलत बोल रहे हैं? ये था ना मिनट का लेवल का, बट इसको एडवांस लेवल का बस देख के बना, इसका कोई क्या मतलब था? यहाँ पे कोई मतलब नहीं था। आई बताइए, आई क्रॉस के क्या होता है? माइनस जे। आई क्रॉस के क्या हो गया? माइनस जे। तो आई लैम्डा बी माइनस जे। तो यहाँ से यहाँ तक के पूरे सेक्शन पे किधर फोर्स लगाएगा? नीचे की तरफ लगाएगा। एक पल के लिए मुझे भी लगा था कि शायद ए पार्ट कैंसिल कर देगा, नहीं फोर्स जीरो, बट ये कैंसिल नहीं करेगा। ठीक है, इसका यहाँ पे क्या काम? हो गया ना? नहीं, इसका भी काम हो सकता था। यहाँ देखिए, बिना काम का तो एक क्वेश्चन दिया नहीं गया होगा। अब इसी में मान लेते हैं कि लैम्डा इक्वल टू एक्स बाई टू पे, एक्स इक्वल टू लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा था ना, यहाँ पे क्या था? लैम्डा। मैंने यहाँ पे ही क्यों बोला, बोली तो? क्योंकि लैम्डा अगर यहाँ पे रहेगा तो एंगल 2 पाई रहेगा। अब पूरा कर्व कहाँ तक घूमता है? तो यहाँ, इसलिए यहाँ पे लैम्डा है, राइट? मैं एंगल देख रहा हूँ, लैम्डा बोल एक्स इक्वल लैम्डा का मतलब एंगल कितना? 2 पाई। अब पूरा साइन का कर्व कितना में 2 पाई के अंदर रहता है, एंगल वाइज कितना रहता है? 2 पाई के अंदर रहता है। ये ब्रैकेट का मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लैम्डा, तो यहाँ पे क्या होगा? लैम्डा बाई 2। तो यहाँ पे क्या रहेगा? आइए पूछते कि एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू लैम्डा बाई 4 के बीच कहाँ पे? एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू लैम्डा बाई, कोई बात नहीं है, या लैम्डा बाई 4 क्या और भी तो कुछ ले सकता था। तो अगर वहाँ पे दूसरे जगह पे लैम्डा पे यहाँ पे ये ले लिए तो यहाँ पे बाई का वैल्यू कितना हो गया है? 0। बट क्या हर जगह पे बाई का वैल्यू 0 रहेगा? नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल लैम्डा बाई 4, तब यहाँ पे एक्स का कोऑर्डिनेट कितना रहेगा? लैम्डा बाई 4। अब बाई कितना रहेगा भाई? ए रहेगा। तब आपको ये देखना था, क्या देखना पड़ेगा? ये आपका एल रहेगा। क्या रहेगा? एल रहेगा। करेक्ट है ना? तो इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। करेक्ट? चलिए स्टूडेंट, आप लोग क्वेश्चन नंबर 39 तो ट्राई किए नहीं होंगे, क्या किए थे? क्वेश्चन नंबर 38, पेज नंबर 233। हालांकि ये क्वेश्चन तो बनाने का कोई मतलब नहीं है, खाली एक बार आप 38 और 39 देख लेते तो काम जो बन जाता। हालांकि ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। एक क्वेश्चन था जिसमें थीटा एंगल बनाकर इन करता है, तो कितना देर अंदर में रहेगा बी फील्ड का? ये तो लाना ही चाहिए था ना, इसी का तो चल रहा है टॉपिक, कोई बात नहीं है। अभी आसान क्वेश्चन ही लूँगा क्योंकि कॉमन बैच है। यह पेज नंबर 250 से 251। अब इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है लिखिए, मैं डायग्राम से बना देता हूँ, लैंग्वेज मत लिखिए।
क्वेश्चन है ए स्क्वायर लूप ऑफ एज लेंथ ए मेड अप ऑफ इनफॉर्म वायर ए करंट आई इंटर द लूप एट पॉइंट ए एंड लीव इट एट पॉइंट सी। पहले क्वेश्चन सुन लीजिएगा। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी which is on the perpendicular bisector of AB at a distance a by 4। यहाँ से डिस्टेंस है a by 4 और a है AB, यहाँ पे बिल्कुल a है, यहाँ से a by 2। इस पॉइंट पे बी फील्ड निकालिए। ये बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट, थोड़ा बढ़िया से बनाइए। इसका आंसर HCB का पेज नंबर 253 में दिया हुआ है। एक क्वेश्चन नीट में नहीं आएगा स्टूडेंट, ड्यू टू कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू 1 मिनट का एक क्वेश्चन नहीं है, नहीं आएगा। नीट में बहुत सिमेट्रिकल क्वेश्चन आता है जिसका आप फटाक से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ट्राई, इसका मतलब ये नहीं बोला कि ट्राई नहीं कर सकते हैं, आएगा नहीं ये बात का गारंटी है। और उनसे ही बनेगा जिनको फार्मूला पता है। पढ़ाए थे ना करंट कैरिंग वायर की वजह से बी फील्ड,
फाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर सबका पढ़ाए थे। आंसर से बहुत दूर हो भाई। नहीं, आपको भी आंसर आ गया है? जितना है क्वेश्चन देखने में आसान लग रहा है उतना आसान नहीं था। मतलब आंसर से बहुत दूर हैं, फिर से ट्राई कीजिए। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, सबसे पहले तो ये तो बताइए कि आप बी फील्ड कौन कौन सा वायर की वजह से निकाल रहे हैं? जब निकालना है बी फील्ड किसकी वजह से निकालो वही भूल गए हैं भाई। इस सेक्शन के वजह से भी तो निकालेंगे। ए सेक्शन, ए सेक्शन, ए सेक्शन और ए सेक्शन और ए सेक्शन और ए सेक्शन, नहीं समझे? तो यहाँ से आई तो इसमें तो I/2 जाएगा पक्का, यूनिफॉर्म वायर है। इसमें क्या भी क्या जाएगा? I/2। यहाँ तक समझ में आया था बात? ठीक है, मतलब आप 5% क्वेश्चन को समझ लिए, ओनली 5%। अब देखिए AD और BC की वजह से यहाँ पे बी फील्ड 0 हो जाएगा। एग्री? AD और BC की वजह से बी फील्ड 0 होगा। इस बात के लिए एग्री है या नहीं है? क्यों एग्री है? बिल्कुल सिमेट्रिकल सिचुएशन है। ये है क्या? BC I/2 करंट, और ये भी क्या है? और यहाँ से सिमिलर डिस्टेंस पे, करेक्ट? बट मेरा क्वेश्चन है क्या AB और DC की वजह से क्या बी फील्ड 0 होगा? नहीं 0 होगा, बीच का नहीं है। यहाँ से तो डिस्टेंस A/2 था, इसलिए 0 हो गया, करेक्ट? और इसके वजह से करंट इनवर्ड है, इसकी वजह से करंट आउटवर्ड, काउंटर हो गया, करेक्ट है? बट इसके वजह से करंट 0 नहीं रहेगा, करेक्ट है ना? तो ये तो पार्ट हो गया ए सेक्शन। तो इसका निकालेंगे और इसका निकालेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? अब एक मिनट, तो इसका और इसका तो निकल जाएगा। फार्मूला पता है ना आपको, कैसे निकलेगा? चलिए मैं यहाँ पे ये तो बात बोल सकते हैं कि सर AD का और BC का नहीं कंसिडर करेंगे, उसके वजह से बी फील्ड पॉइंट P पे 0 रहेगा। बट AB की वजह से कैसे निकालेंगे? AB के वजह से यहाँ पे करंट I/2 है, तो यहाँ पे फार्मूला एक बनाए थे ना आप लोग के लिए, याद है? ये एंगल और ये एंगल डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा, करेक्ट? क्या फार्मूला था ऐसे बाय द वे? μ0 I बाई 4π। बी का काम यहाँ पे A/4 करेगा। बी का काम कौन करेगा? साइन θ1 माइनस साइन θ2। प्लस था या माइनस था? पक्का? यहाँ पे जो मेन फार्मूला था फाइनाइट वायर के लिए प्लस था। ओके, साइन θ1 अब प्लस साइन θ2, करेक्ट? और यहाँ पे θ1 θ2 डिफरेंट है या सेम है? सेम है, ठीक है ना? तो ये θ1 कैसे निकल जाएगा? तो यहाँ देखिएगा, ए वैल्यू कितना? A/2, ए वैल्यू A/2 और ए वैल्यू कितना? A/4। तो यहाँ से ए निकल जाएगा। तो यहाँ पे निकाल लीजिएगा, ए वैल्यू कितना हो जाएगा? दिस वैल्यू √A/2 का स्क्वायर अब प्लस
a/4 का स्क्वायर, हाउ मच, रूट ओवर ए बाहर ले लिए तो कितना हो गया स्टूडेंट, 1/4 प्लस 1/16, करेक्ट है ना। तो a4 करेक्ट। तो साइन थीटा 1 के लिए साइन थीटा थीटा 1 और थीटा 2 यहाँ पे इक्वल है, करेक्ट। तो साइन थीटा 1 मतलब डायरेक्ट लिखते हैं म्यू नॉट I/4 पाई, कैलकुलेटिव है थोड़ा ये प्रॉब्लम, 2 साइन थीटा 1 और म्यू नॉट मैं जस्ट एक मोमेंटम आपको दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, a/4 टू साइन थीटा 1 का वैल्यू a परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाई a/2 और डिवाइडेड बाई a√5/4। यहाँ तक सही है ना। बट ये आप और डायरेक्शन क्या रहेगा, डायरेक्शन तो निकल जाएगा, इसका वजह से क्या रहेगा आउटवर्ड, इसकी वजह से क्या रहेगा आउटवर्ड, और इसकी वजह से किधर रहेगा स्टूडेंट इनवर्ड, करेक्ट है। अब इस पार्ट के लिए ये सिर्फ किसकी वजह से, मैं एक डायरेक्शन दे देता हूँ इसके लिए, प्लस के कैप ए बी फील ओनली ड्यू टू व्हाट, बी फील ओनली ड्यू टू पार्ट ए बी, कौन सा पार्ट ए बी के वजह से। यहां तक आ गए। अब यहां देखिए इसके वजह से फिर ऐसे निकालेंगे ना, और यहाँ पे अब एक कुछ और मान लेते हैं अल्फा और बीटा, और अल्फा बीटा डिफरेंट रहेगा सेम रहेगा, सेम रहेगा, तब डायरेक्ट लिख लें। तो बी फील्ड ड्यू टू डी सी, बी फील्ड ड्यू टू डी सी डायरेक्शन क्या होगा इनवर्ड, इनवर्ड क्या रहेगा, फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल भी लगा सकते हैं, इनवर्ड रहेगा मतलब माइनस के। तो म्यू नॉट I/4 पाई, यहां से ये वैल्यू कितना 3a/4, 3a/4 2 साइन अल्फा लिख दें डायरेक्ट, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा कीजिएगा, यही फार्मूला था ना आपका, फार्मूला तो सही गलत नहीं बोल रहे हैं आप लोग, ओके। और साइन अल्फा यहाँ पे साइन अल्फा के लिए क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर a/2 और डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, ये कितना रहेगा a/2 का स्क्वायर अब प्लस 3a/4 का, सही है ना। ए वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हम लोग को निकल जाएगा, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा माइनस, करेक्ट है। हाँ यहाँ पे करंट I/2 रहेगा, और यहाँ भी करंट क्या रहेगा I/2 रहेगा। नहीं अभी सॉल्व हुआ है, इस सेक्शन को ऐसे भी तो निकालेंगे, इस सेक्शन और इस सेक्शन की वजह से। ऐसे इन दोनों को जोड़कर ही सिर्फ देखिए तो कितना आता है आंसर, आप इन दोनों को सिर्फ ऐड किए हैं, आंसर है मैग्नीट्यूड 2 म्यू नॉट I/πa रूट अथी ब्रैकेट 1/√5 माइनस 1/3√13, 1/√5 माइनस 1/3√13, दिस इज आंसर। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ध्यान सुनिएगा, यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब एक्चुअल में ये पार्ट एक सेक्शन हो गया ना, दोनों को ऐड कर देना है।
करेक्ट। ठीक है, इसके वजह से करंट क्या रहेगा, आउटवर्ड, सॉरी बी फील्ड क्या रहेगा, बट इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सेमी इनफाइनाइट, इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, सेमी इनफाइनाइट। बट सेमी इनफाइनाइट में यहाँ देखिएगा, सेमी इनफाइनाइट में भाई फार्मूला आपका क्या होता था, सेमी इनफाइनाइट के लिए क्या लेते थे फार्मूला, पूरा फार्मूला क्या था, एंगल वाइज, एंगल वाइज कितना रहता था, एंगल 0 से 90 ना, 0 से 90 करेक्ट, 0 to 90। बट जब यहाँ से देख रहे हैं तब ना 0 से 90, अभी आप यहाँ पे नहीं है, अगर यहाँ मेरा वायर यहाँ से शुरू हुआ, लेकिन आपका मेरा पॉइंट अगर यहाँ पे है, कहाँ पे पॉइंट है, तो वैसे ही वायर तो यहाँ पे है, लेकिन आप यहाँ पे यहाँ तक नहीं है, यहाँ से लेते तो एंगल क्या से शुरू होता, 0 से 90। अब एंगल क्या रहेगा, 0 से 90 रहेगा या कुछ और एंगल रहेगा, ये कौन सा एंगल रहेगा, ये एंगल यहाँ पे हम लोग ऐसे अगर एंगल लेते, सपोज कीजिए कि ए पॉइंट रहता तो एंगल क्या हो जाता, और यहाँ पे लेते एंगल हम लोग ऐसे मेजर करते थे ना, दिस एंगल करेक्ट, इस पॉइंट के लिए, तो यहाँ पे पॉइंट और एंगल यहाँ पे रहेगा, ए तो 0 रहेगा, दिस इज द एंगल बिटवीन दिस वन, ये एंगल हो जाएगा ना स्टूडेंट, जीरो से 90 रहे, यहाँ पे 90 नहीं रहेगा, ये पॉइंट ये यहाँ पे रहता तो हम लोग एंगल क्या बोलते हैं, 0 से 90 करेक्ट। अभी पॉइंट तो यहाँ पे है तो 0 से 90 बोलेंगे या ये एंगल बोलेंगे, ये एंगल बोलेंगे करेक्ट। यहाँ पे पॉइंट पी रहता तो क्या बोलते हैं, 0 से 90 करेक्ट है ना। अब यहाँ पर पॉइंट है तो 0 क्या रहेगा, तो ये पूरा हो गया 90, तो कितना रहेगा 90 माइनस, सॉरी था ये एंगल 0 से 180 माइनस थीटा रहेगा, कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 0 से 180 माइनस थीटा करेक्ट। और ऐसे देखा जाए तो अब फिर एक पॉइंट, हालांकि अगर इस सेक्शन को अगर क्वेश्चन में इग्नोर कर दिया जाए, हालांकि इसको यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, डायरेक्ट नहीं इन किया और आउट किया, एक्चुअली क्वेश्चन का थीम में इसको यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया गया है, सिंपल सा एक्चुअली इस सेक्शन को जहाँ से इन कर रहा है और जहाँ से आउट हुआ सिंपली बोल दिया गया है इन कर रहा है ए पे, और सी से क्या हो रहा है आउट होकर कितना जा रहा है एक मेंशन नहीं किया हुआ है, इसलिए इसको इग्नोर करना पड़ेगा, उसका यहाँ पे इमेजिन करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। वो रहता कि सेमी इनफाइनाइट है या बहुत लॉन्ग वायर है जहाँ से इन कर रहा है, तो इस सेक्शन को कंसिडर करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, एक क्वेश्चन का थीम ही है, ठीक है। सिंपली बोल दिया गया कि इन कर रहा है, तो इन का अगर मुझे ऐसे इस क्वेश्चन का लैंग्वेज रहता कि ए से इन कर रहा है तो बस यहाँ पे मैं इन दिखा देता, बस मुझे इससे मतलब है इन किया और यहाँ से क्या हो गया है आउट हो गया, तो इस सेक्शन को लेने का रिक्वायरमेंट यहाँ पे। जब इन कर रहा है लैंग्वेज में है तो ऐसे भी तो कर सकते थे, इन कर रहा है, इसका कोई मीनिंग यहाँ पे नहीं है, इसलिए इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। इसका मतलब है कि इसके वजह से जो निकाल रहे हैं यही कैलकुलेटिव था, हाँ कैलकुलेशन नहीं सिंपल फार्मूला था, ठीक है। इसलिए ये हम लोग रॉन्ग वे में जा चले गए थे, ठीक है। चलिए
यहाँ देखिए लिखे तो ए स्क्वायर लूप ए बी सी डी विथ एज लेंथ ए द स्क्वायर लूप ए बी सी डी विथ एज लेंथ ए फुल स्टॉप द रेसिस्टेंस ऑफ वायर ए बी सी इज स्मॉल आर द रेसिस्टेंस ऑफ वायर ए बी सी यहाँ देखिएगा इज स्मॉल आर और ए डी सी इज 2R। ए बी सी वाला सेक्शन का रेजिस्टेंस कितना है R और ए डी सी वाला सेक्शन क्या है 2R। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिएगा स्टूडेंट, 250 पेज नंबर 250 है। यहां देखिएगा एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, दिस इज व्हाट, यहां से करंट इन किया है, यहां से इस वाले सेक्शन को इग्नोर करना है, यहां से करंट आई इन किया और यहां से करंट आई, ये दिया हुआ है डायग्राम में, और ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। तो फाइंड द बी फील्ड एट द सेंटर। हमने तो थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी भी चेक हो गया, बहुत थोड़ा सा कॉन्सेप्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी का। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ए सेक्शन और ए सेक्शन पैरेलल में है, यहाँ का रेजिस्टेंस आ रहा है, यहाँ का रेजिस्टेंस, तो इसमें करंट डबल, इसका यहाँ पे करंट है, यहाँ का करंट में क्या रिलेशन रहेगा, यहाँ पे डबल रहेगा इसके रेस्पेक्ट में, तो करंट कितना हो जाएगा, मुझे लगता है यहाँ पे 2I/3 रहना चाहिए, यहाँ पे I/3। यहाँ ये तो सिंपल सा बात है भाई, यहाँ पे करंट I1 मान लीजिए, यहाँ पे करंट I2 मान लीजिए, क्या लिख सकते हैं I1R = I2 2R, हाँ या ना। यहाँ से यहाँ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा। देन I1 = व्हाट 2I2, करेक्ट है ना। और I1 + I2 = I, I1 + I2 = व्हाट I, तो क्या लिख सकते हैं 2I2 + I2 = I, देन I2 = कितना I/3। तो यहाँ पे करंट कितना जाएगा I/3 इस सेक्शन में, इसमें कितना जाएगा 2I/3, करेक्ट है। अब यहाँ देखिए सही है ना। और इसका बी फील्ड है, इसका बी फील्ड का मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा, सेम रहेगा, और डायरेक्शन भी सेम रहेगा। तो इसके वजह से बी फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड, और इसकी वजह से भी क्या रहेगा
इसकी वजह से आउटवर्ड और इसकी वजह से भी क्या रहेगा, आउटवर्ड। और ए एंगल कितना रहेगा भाई, 45 क्या रहेगा, और यहाँ तक कितना रहेगा, a/2 ना। बी का काम यहाँ पे कौन करेगा, तो भाई डायरेक्टली बी फील्ड ड्यू टू सेक्शन ABC, आप लोग देखिएगा मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका एक साथ कंसिडर कर लिया, करेक्ट, μ0 2I/3 और डिवाइडेड बाई कितना 4 पाई, बी का काम कौन करेगा, a/2, और क्या 2 sin 45 लिख दें एक साथ, और डायरेक्शन क्या दे दें, -k। आप समझे मैंने क्या किया, इस सेक्शन का निकाला, इस सेक्शन का मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा। और बी फील्ड ड्यू टू ADC, ये तो कम से कम नीट में आ सकता है, बहुत टफ नहीं है, बट इसमें थोड़ा करंट इन कर गया। बी फील्ड ड्यू टू ADC के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 से इसमें इसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, μ0 I/3 4 पाई a/2 2 sin 45 और k कैप, और दोनों को जोड़ दीजिए वेक्टोरियली, ठीक है। आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब एक्चुअल में सही से अगर टाइम लाए तो इस बुक को बनाने का रिक्वायरमेंट है, मतलब इसमें आपको लैंग्वेज के अकॉर्डिंग नहीं दिखाई पड़ेगा, बट क्वेश्चन बनाइएगा तो बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। बट अभी मैं आपको इस तरफ नहीं लेके जाना चाहूँगा, क्योंकि अभी राइट टाइम नहीं है। अभी आप बी फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट का ऐप से ही क्वेश्चन बनाइए, ऐप से भी बनाइएगा तो आपका अच्छा खासा उसमें प्रॉब्लम मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में HCB लेकर आइएगा। इसमें पहले तो 2 प्रॉब्लम में बहुत बढ़िया प्रॉब्लम इसमें सॉल्व करूँगा, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों लगते रहेगा, और मेडिकल वाले बच्चे नेक्स्ट क्लास में क्लास नहीं करेंगे, ठीक है। और मुझे लगता है कि आपका मैं सेकेंड टर्म का एक टॉपिक का स्टार्ट कर दूंगा, एक वीक के बाद करूंगा, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, इसलिए उसमें टेंशन नहीं है, बट फिर भी स्टार्ट कर देंगे, एटलीस्ट वीक में 1 या 2 क्लास तो स्टार्ट ही कर देंगे, पर साथ में आपका EMI चलते रहेगा, EMI और AC, क्योंकि एक फ्लो में आ चुके हैं, इसको यहाँ पर रोकेंगे फिर से आप दोबारा सब कुछ भूल जाइएगा। तो जिस फ्लो में अभी EMI चल रहा है और AC उसी में कवर हो जाएगा, ठीक है, और सब कुछ सही से आपको समझ में भी आ जाएगा। तब EMI और AC अगर मैं कवर कर दिया तो पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कवर कर दिया ना मैंने, पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पे आपका होल्ड हो जाएगा, पकड़ हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद तब तक आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वही चीज़ मैं कवर कर रहा था, और उसका देखते हैं, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। और वेव थ्योरी ऑफ लाइट जब मैं पढ़ाऊँगा, ध्यान सुनिएगा, तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट पढ़ाने से पहले मैं 4 क्लास SHM पढ़ाऊँगा, SHM, और उस 4 क्लास में कोई टॉर्क वगैरह नहीं आएगा, सिर्फ ये इक्वेशन आएगा, y = a sin ωt + अल्फ़ा। पहला मेरा सिस्टम यही रहता है, ठीक है। उसमें इनिशियल फेज क्या होता है, इपोक क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, वहाँ से समझ में आ जाएगा। उस इक्वेशन को अगर मैं आपको विजुअलाइज करवा दिया तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। हालांकि मेरा प्लानिंग तो यह है कि पहले बेबी नस्टिंग, बेबी साउंड और वेव थ्योरी ऑफ लाइट एक साथ कवर किया जाए, बट आप लोगों में से बहुत लोग जल्दीबाजी में हैं कि सर जल्दी जितना जल्दी सेकंड टर्म कवर हो जाए, तो मेरे लिए कोई डिफरेंस नहीं है। एक बार मैं अगर वेव का इक्वेशन समझा दिया तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, कहीं से भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो पहले वेव थ्योरी ऑफ लाइट पढ़ा देंगे, बाद में वेव नस्टिंग, वेव इन साउंड चलेगा, ताकि आप लोग कॉन्फिडेंस में आ जाइए सेकंड टर्म को लेकर, राइट। बट अभी तो टाइम कुछ निकला नहीं है, बट एक्सपेक्टेड मानिए मार्च लास्ट सेकंड टर्म।